अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरीज़ और मैं हूं फरहाना खान। टॉप स्टोरीज़ में हम डिस्कस करते हैं आज के अखबारात की शह सुर्खियां, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और इसके अलावा दुनिया समेत पाकिस्तान भर में क्या हो रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं शहराज अवैसी। एज़ यूजुअल तजिया अपना पेश करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बिलाखिर भारत ने अमरीका को यकीन दहानी कराई है कि वो आज के बाद रूस से तेल नहीं खरीदेगा। शहराज साहब, कैसे देख रहे हैं भारत के इस फैसले को जो उसने अमरीका को ये यकीन दहानी कराई है? वो जो ठट्ठे उड़ाते थे ना ट्रंप के, हाँ। ट्रंप ने नाक रगड़वा दी मोदी की। ओह माय गॉड। मोदी साहब बड़ी अकड़ में होते थे कि नहीं, अगर अमेरिका मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, अगर वो मुझे 7 तैयारे गिराने के ताने दे रहा है, अगर वो मुझे शिकस्त खुर्दा मुल्क का वज़ीर तस्वुर कर रहा है, तो मैं भी कोई बहुत बड़ी चीज़ हूँ। लेकिन कल आखिर बिलाखिर मोदी साहब हिम्मत हार गए, हौसला हार गए और उन्होंने कह दिया, माई बाप आप जैसे कहेंगे वैसे करूँगा। रूस से तेल की ख़रीदारी बंद, जो मुआहदे हो चुके हैं वही तेल लूँगा, बाकी हजूर जैसे आप कहेंगे वैसे करूँगा। भाई ये जो टैरिफ का रोल है ना, पता आपको फरहाना कि सदर ट्रंप ने 100% से ज़्यादा टैरिफ आयद कर दिया है इंडिया की मसनूआत पे। तो भाई बात ये है कि अमेरिका इस वक्त बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया की इंडस्ट्री की। ज़ाहिर बात है जब इतना टैरिफ जाएगा तो इंडियन इंडस्ट्री कहाँ अपना सामान बेच पाएगी। तो दूसरे जो ममालिक हैं वो उस मार्केट में इन हो रहे थे और जो मोदी हैं उन पे अपने जो सनतकार हैं और इनके फाइनेंसर भी हैं, उनका दबाव बढ़ता जा रहा था कि सही कुछ करो, हम तो डूब जाएंगे इस तरह। और बिल आखिर मोदी ने हार मान ली, घुटने टेक दिए, नाक रगड़ दी अपनी कि सदर ट्रंप वो जिसके मजाक उड़ाया करते थे, मीम्स बनाया करते थे इंडियंस। और एक और भी पहलू आप ये देखें कि खारजा जो अमूर है उस सतह पे भी इस फैसले का बड़ा असरात हैं। अच्छा। वो इस तरह के अमेरिका पाकिस्तान की तरफ झुकाव पूरी दुनिया देख रही है। बिल्कुल देख रही है कि रोज़ाना सदर ट्रंप वो बात करते हैं 7 प्यारे मार गिराने की, जैसे हमने सदर ट्रंप को अपने पेरोल पर रख दिया कि ट्रंप साहब आपने रोज़ाना ये बात करनी है, दुनिया को बताना है, पावर कराना है। फिर कोई भी इंटरनेशनल फोरम हो, चाहे चाइना ब्लॉक्स उसका यानी कि हो और चाहे अमेरिकन ब्लॉक हो, वो दोनों ब्लॉक्स इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे मुल्क का कोई भी नुमाइंदा है उसको मुकम्मल अहमियत दे रहे हैं। और ये तारीख में पहली दफ़ा है कि दुनिया के 2 ब्लॉक्स जिनमें हमेशा सर्द जंग रही है, वो ब्लॉक्स पाकिस्तान को बराबर की अहमियत दे रहे हैं। खारजा अमूर पर ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा छक्का है, नो डाउट। तो उस छक्के के असरात हैं कि आज मोदी सिफर पे आउट हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि हुजूर मैं जा रहा हूँ ग्राउंड से, बस तर्ज करो अगले दिन इसके लिए मेरे रास्ता खोल दो। सही, देखते हैं कि उनका ये फैसला कहाँ तक बरकरार रहता है। आज मरीम नवाज साहबा दौरा करेंगे मुजफ्फरगढ़ का और मुजफ्फरगढ़ में के कुछ अहम जो ऐलानात हैं वो भी मुतवक्के हैं और मुजफ्फरगढ़ की तरक्की की तरफ उनकी बड़ी ख़ास तौर पे जो काविशें हैं आज उनका ऐलानात करेंगी। क्या लगता है आपको, मुजफ्फरगढ़ की तकदीर चमकने वाली है उनके इस दौरे से? देखिए फरहाना, मरीम नवाज जो मोहतरमा वज़ीर आला हैं, जब साउथ पंजाब के किसी भी इलाके के दौरे पे आती हैं तो कम अज़ कम मुझे तो बहुत खुशी होती है। अच्छा। उसकी वजह यह कि यहाँ इस इलाके में तासुर पाया जाता है महरूमी का, बल्कि यकीनी है कि ये इलाका काफ़ी हद तक महरूम हो और जो अपर पंजाब के मुकाबले में हम एक देहाती इलाका तस्वुर किए जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि जब से मरीम नवाज ने बयान दिया है कि पूरा पंजाब एक है, मेरे लिए साउथ पंजाब या शुमाली पंजाब की कोई फ़र्क नहीं मेरे नज़दीक और मैं बराबर के फ़ंड दूंगी। आप ये देखें कि उन्होंने सिर्फ अपर पंजाब के नहीं, साउथ पंजाब के उन अजला जहाँ कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तस्वुर नहीं था, वहाँ भी इलेक्ट्रिक बसें पहुँचाई और आज मुजफ्फरगढ़ में इलेक्ट्रिक बसें पहुँचाई जा रही हैं। ये एक जिद्दत इसलिए है कि यहाँ जमशेद दस्ते ने बस चलाई थी मुजफ्फरगढ़ से मुख्तलिफ इलाकों के लिए, मुजफ्फरगढ़ से BJDU के लिए भी, तो वो बड़ी मकबूल हुई थी। अच्छा। लेकिन प्राइवेट सतह पे उस प्रोजेक्ट को चलाना इंतहाई मुश्किल था, लेकिन सरकारी सतह पे अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, आप ये देखें फरहाना कि 20 रुपये में अगर आप मुजफ्फरगढ़ से खानगढ़ या आगे आलूदे वाली या इस तरह के और इलाकों में चले जाएंगी या मुजफ्फरगढ़ से चौक रशी तरफ 20 रुपये में चले जाएँ या मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान की तरफ 20 रुपये में आ जाएँ, तो ये तो मुजफ्फरगढ़ की आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। बिल्कुल ऐसा ही। और आज इसी सहूलत को फतह करने मोहतरमा मरीम नवाज इस तरफ आ रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी एक वजह और भी है। क्या? वो वजह ये कि यहाँ पे अनकरीब हल्का NA 175 मुजफ्फरगढ़ का ज़िमनी इलेक्शन भी होने वाला है। अच्छा, एक सूबाई हल्के का भी इलेक्शन होने वाला है। मरीम नवाज साहबा के जहन में वो इलेक्शन भी होगा। आपको पता है जमशेद दस्ती साहब ने अहल हुए थे, बड़े तगड़े उम्मीदवार थे वो,
और उस इलेक्शन के तनाज़ुर में भी सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करके नहीं जाएंगी, वो यहाँ पर बहुत सारे और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके भी मुझे बड़ी उम्मीद है कि ऐलान करके जाएंगी। और जैसे आपने कहा कि मुजफ्फरगढ़ के अवाम की किस्मत मेरे ख्याल में आज खुलेगी और मुजफ्फरगढ़ की आवाम को अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही हो। शराय साहब, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट मैच की जो सीरीज़ है वो जारी है और पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को शिकस्त देके 1-0 की बर्तरी भी हासिल कर ली है। क्या इस पर तबसरा पेश करेंगे कि बल आखिर हमारे क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वो थोड़ा सा आ रहे हैं, परफॉर्म में आ रहे हैं? एक फॉर्म में तो आने की अलग बात है, लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि पाकिस्तान ने उस टीम को टेस्ट में शिकस्त दी है जो आलमी टेस्ट फातह टीम है, जिसने हाल ही में टेस्ट चैंपियनशिप जीती है, उसकी ट्रॉफी उठाई है। आलमी टेस्ट चैंपियन को पहले टेस्ट में ही जो उन्होंने पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं उसमें शिकस्त देना और एक शानदार शिकस्त देना। आप ये देखें, हमारी बैटिंग लाइन, हमारी बॉलिंग लाइन दोनों ने बराबर डिलीवर किया है। अगर कहीं हमारी बैटिंग लाइन वीक रही है तो बॉलिंग लाइन ने उसको कवर की है। खासकर जो हमारे बॉलर नुमान अली हैं, आप ये देखें कि 38-40 साल उनकी उम्र है, लेकिन इस 40 साल की उम्र में एथलीट बने हुए हैं और जो विकेट्स लेने का सिलसिला टेस्ट में वो उन्होंने तो सबसे जारी रखा हुआ है। अब भी उन्होंने विकेट्स हासिल की और मैन ऑफ द मैच करार पाए। अच्छा। जबकि दूसरे स्पिनर जो थे साजिद, उन्होंने भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। जबकि मेरे नज़दीक इस टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी वो ये थी कि ये टेस्ट जो ये यानी कि पिच है, ये जो ग्राउंड की इजाफी शरीक ये थी बेसिकली स्पिनर्स के लिए, लेकिन दूसरी इनिंग में शाहीन शाह अफरीदी का विकेट लेना ये मेरी बड़ी शानदार बात थी। यानी कि शाहीन शाह अफरीदी भी फॉर्म में वापस आ रहे हैं। सही। और जो दूसरे हमारे सलमान अली आगा साहब जो कि T20 कैप्टन थे, उनका भी टेस्ट में स्कोर बनाना। तो भाई मैं तो मशवरा ये दूंगा, आगा साहब छोड़े T20, छोड़े वनडे, टेस्ट ही खेलें जो आपकी यानी कि जिसमें स्पेशलिस्ट ही है। हाँ। तो इसी में आप लड़ें। बाकी तमाम खिलाड़ियों की शानदार कर दी और टीम वर्क की वजह से ही, खासकर टेस्ट जो फॉर्मेट है उसमें फराना कि T20 में, ये वनडे में कोई 1-2 खिलाड़ी चल जाएं तो गुजारा हो जाता, टीम जीत जाती है। लेकिन टेस्ट मैच में जब तक टीम मिल के ना खेले, प्लानिंग से ना खेले, हर खिलाड़ी अपनी जो कारकर्दगी वो बराबर अदा ना करे तो टीम का फतह हासिल करना मुश्किल होता है। पाकिस्तान टीम ने कारकर्दगी दिखाई और एक फातह टीम के रूप में सामने आया। ये तो हो गई क्रिकेट की बात। दूसरी जानिब शहबाज सीनियर ने हॉकी से मुतल्लिक भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हॉकी की ये जो ज़वाल पज़ीर हमारा खेल होता जा रहा है, उसकी तरक्की के लिए हमारे कुछ ऐसे इक़दाम नागुज़ीर हैं। ये बयान उनका बता दें और ये भी बता दें कि शहबाज सीनियर हैं कौन? शहबाज सीनियर तो एक स्टार हैं, हमारे वतन की शनाख्त हैं। नो डाउट। यानी आप ये समझें कि मुझे याद है कि जब शहबाज सीनियर कैप्टन होते थे हॉकी टीम के और हम मैच देखा करते तो उसका तासुर ये होता था देखने वालों के और टीवी पे चाहे जो देख रहे हैं, जो ग्राउंड में देख रहा है, कि जो ही शहबाज सीनियर की हॉकी पे बॉल आती थी तो 90% 80% उम्मीद ये होती थी या तो खुद गोल करेंगे या उनके पास से दूसरा खिलाड़ी गोल करेगा। फिर एक कैसे समझें कि ये वाहिद कप्तान है जिन्होंने ओलंपिक्स की जो टीम जीती उसकी भी कप्तानी की। अच्छा। और जो 94 में वर्ल्ड चैंपियन बना था पाकिस्तान है कि यादगार पेनल्टी स्टॉक्स पे वो उस टीम के भी कप्तान थे। सही। पाकिस्तान के शानदार बल्कि दुनिया के शानदार तरीन खिलाड़ियों में इनका यानी कि तस्वर किए जाते हैं। इन्होंने बड़ा शानदार बयान दिया, उन्होंने कहा जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है ना, जो इंतजाम संभालती है उसको ख़त्म किया जाए। अच्छा। उसके जगह ना एक खुद मुख्तार हॉकी बोर्ड कायम किया जाए। उसकी वजह उन्होंने बिल्कुल मेरे नज़दीक तो उनकी वजह सही है, वो ये कि आप ये देखिए हमारी टीम खेलने जाती है उनको डील अलाउंस तक नहीं मिलता। अच्छा, अक्सर ये होता है कि हमारी टीम पहुंच जाती है वापस आने के खर्चात नहीं होते। और ये देखें कि आलमी सतह पे हमें सुबकी का सामना करना पड़ता है। वो ये कहते हैं कि हॉकी फेडरेशन के पास बहुत सारी जायदादें हैं, बहुत सारे असासाजात हैं, अपने ग्राउंड्स हैं, उनको इस्तेमाल में लाकर आप करोड़ों रुपये कमा सकते हैं। एक खुद मुख्तार हॉकी बोर्ड बनाया जाए और ये तजवीज़ दी है हॉकी फेडरेशन के मौजूदा सदर तारिक बुगटीन है जो कि खुद सदर हॉकी फेडरेशन के। उन्होंने भी कहा कि आप हॉकी फेडरेशन को तहलील करें, खुद मुख्तार हॉकी बोर्ड बनाए जिसमें पूरे पाकिस्तान से नुमाइंदगी हो और वो नए सिरे से जो हॉकी का स्ट्रक्चर है उसकी तामीर नौ करें। और आप ये देखें कि सिर्फ तरबियत ही करना काफ़ी नहीं है, अब जदीद हॉकी आ चुकी है, जदीद तकाज़े हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो काउंट होती हैं, तो उन भी ज़रूरत को मद्देनज़र रखकर एक खुद मुख्तार हॉकी बोर्ड बनाकर उसके हवाले कर दी जाए हॉकी। मेरे ख्याल में अच्छे तजवीज़ है। अगर इस तजवीज़ पे अमल दरामद कर लिया जाए तो कोई मजाक नहीं। जहाँ इतनी मार खा रहे हैं, अगर खुदा ना खासा यहाँ में नाकामी हो गई, नाकामी तो चल रही हैं, कामयाबी हो गई तो छक्का लग कोशिश करना तो फ़र्ज है ताकि ये जो कौमी खेल ज़वाल पज़ीर है ये थोड़ा सा इसको भी तरक्की के पर लगे। दूसरी जानिब वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात साहब
के जो तालीम के हवाले से काम है वो हम सबके सामने हैं। वो सैलाब के दिनों में भी बड़े मुतहरिक नज़र आए फील्ड में। अब उन्होंने जी हुक्म सादर फरमाया है कि स्कूल जो हैं उनमें फिल्टर्स लगाए जाएंगे पानी के, और ये वक्त की ज़रूरत भी है। कैसा देख रहे हैं आप उनके इस फैसले को, और लगता है कि ये स्कूलों में जो 20,000 स्कूलों का जो उन्होंने हुक्म दिया है ये टारगेट उनका पूरा हो पाएगा? देखें, बड़े मुतहर्रिक वज़ीर हैं और मेरे ख्याल में मुझे लगता है तारीख के पहले मुतहर्रिक वज़ीर हैं। बिल्कुल, काफ़ी अरसे बाद आपके बात की मैं तायद करूँगा, काफ़ी अरसे बाद कोई तालीम के मामले को लेकर वज़ीर ऐसे सामने। अब तक वो लगे हुए थे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में, उस्तादों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के इक़दामात में। मेरे ख्याल अब उन्हें तालिब इल्मों का ख्याल भी आ गया है कि तालिब इल्मों ने सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उनकी और भी ज़रूरियात होती हैं। साफ़ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट 20,000 स्कूलों में, और एक शानदार फ़ैसला जो उन्होंने किया है वो बड़ा अहम है मेरे नज़दीक। वो ये कि सिर्फ पानी स्कूलों के लिए नहीं होगा बल्कि इर्द गिर्द के रहने जो कम्युनिटी है उसको भी फराहम किया जाएगा। तो बड़ा अच्छा यानी स्कूलों के जो 1000, 2000, 3000 जो तलबा होंगे उनको तो पानी मिलेगा ही, साथ जो हज़ारों की आबादी और है वो भी इस सहूलत से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। यानी सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं बल्कि उन बच्चों के माँ बाप, उस इलाके में रहने वाली जो और कम्युनिटी है उसको भी साफ़ पानी की सहूलत मैसर आएगी। और ये जो ज़ाहिर बात है, जब साफ़ पानी एक बंदा पिएगा तो उसकी कारकर्दगी में भी नुमाया बेहतरी आती है। तो उम्मीद है कि उस स्कूलों की कारकर्दगी में, उस्ताद की कारकर्दगी में बेहतरीन इक़दाम उठाए। इस कदम से वो जो तलबा की कारकर्दगी है उसमें बेहतरी लाने में ये मुमद्दद मुआवन साबित होंगे। चलिए देखते हैं कि ये कैसे लगते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में बड़ी कमी वाक़ई हुई है। डीज़ल, हाई स्पीड डीज़ल, कैसा देख रहे हैं इस कमी को? हुकूमत ने मुझे लगता है अब तक का तारीखी फ़ैसला किया है। 5-6 रुपये कमी हुई है, लेकिन चलें इस घुटन के माहौल में थोड़ा सा सुख का सांस मिला, थोड़ी सी ठंडी हवा आई है। नहीं तो बेचारे डिप्रेस्ड आवाम, बस वो हम तो यही सोचते हैं, आप भी तायद करोगी, हमें तो ये पता था सुबह उठेंगे तो कोई ना कोई हर चीज़ एक दौर में महंगी होगी। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक और चीज़ है ना, जो असल चीज़ है कि जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है तो पेट्रोल से मुंसलिक जो चीज़ें बनती हैं, चाहे बने या ना बने, सनतकार हो गए, ताजर हो गए, वो चीज़ों में कीमतों में इजाफा कर देते हैं। अब अगर कीमतों में कमी हुई है तो ट्रांसपोर्टर्स को भी किराए में कमी करनी चाहिए, ताजरों को भी अशया खुर्दनोश की कीमतों में कमी करनी चाहिए। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जिसके ज़रिए हमारी सब्ज़ियाँ आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, गोश्त आते हैं, जानवर आते हैं, तो उनकी कीमतों में भी कमी होनी चाहिए किराए में, ताकि आवाम को सिर्फ पेट्रोल की कीमतों से नहीं, आवाम ने पेट्रोल सिर्फ बाइक्स में या गाड़ी में नहीं डलवाना होता, उन कीमतों का ताल्लुक बराह रास्त आवाम की और ज़रूरियात से भी है। और जो इन ज़रूरियात से मुंसलिक ताजर हैं, जो सरमायाकार हैं, उनको भी खुदा खौफी करनी चाहिए। बस कर दें, लूट मार के भी कुछ तरीके होते हैं। आप तो इंसानियत से भी गिर चुके हैं कि आप ये देखें कि 2 रुपये इजाफा होता है और आप कीमत में 10% इजाफा कर देते हैं, लेकिन अब अगर 6 रुपये कमी हुई है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कम से कम 10% कमी तो करें ना। अब हमारा भी हक़ है और हुकूमत को भी इस सिलसिले में सख्त कदम उठाना चाहिए कि जब आपको हम रिलीफ देते हैं तो आप कीमतों में कमी क्यों नहीं करते। तो अच्छी खबर है और मेरे ख्याल में हम 4-5 खबरों को अच्छी खबर मिलती है। जारी बात है, हम तो भाई खराज तहसीन ही पेश करेंगे, खुशी होंगे। अल्लाह ताला और हिम्मत और तौफीक दे मज़ीद कमी करने की। 48 घंटों के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो जारी झड़पें थी उनको ब्रेक दिया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की दरख्वास्त को कबूल किया है और इसी दरमियान जो अफगान शहरियों का इनखला है उसका सिलसिला भी बड़ा तेज़ कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। कैसा देखते हैं आप इस फैसले को? अफगानी वादा खिलाफी से बाज नहीं आ रहे। पहले भी हुआ मसला तो उन्होंने 16 के पैगाम भेजे, जब 5वीं दफ़ा उन्होंने दरख्वास्त भेजी तो हमने माना, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने उस वक्त कह दिया था कि मुझे नहीं लगता ये जंग बंदी जारी रहे क्योंकि अफ़गानी वादा खिलाफ लोग हैं। और इस दफ़ा फिर उन्होंने वादा खिलाफी की। कल जब दोबारा फेंटी लगी, करारा जवाब मिला तो फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, फिर सफ़ेद झंडे लहराने शुरू कर दिए और बिल आखिर कल अरब ममालिक की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने फिर जंग बंदी की। लेकिन कल फिर हमारे वज़ीर दिफा ने कहा कि मुझे नहीं चलता ये जंग बंदी पर करार रहे। उसकी वजह यह है कि अफ़गानिस्तान के जो फ़ैसले हैं वो भारतीय स्पॉन्सर्ड हैं, बोल रहे होते हैं, पीछे डोरियाँ इंडियंस हिला रहे होते हैं। तो जब तक ये उनकी गोद में बैठे हैं, उनकी ज़बान बोल रहे हैं, और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में सुकून की कैफियत तारी है। मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान को भी अब इंडिया के सरजमीन को गर्म कर देना चाहिए, इसी तरह शायद उनको सबक मिले। लेकिन अफ़गानी को भी अब सबक मेरे ख्याल में 2-4 दफ़ा मार और पड़नी चाहिए। इन्हें मारें, दबा के मारें, क्योंकि वो क्या कहते हैं ना, डंडा
पीर है बिगड़े तिगड़ियाँ था। तो जब आप ज़बान से नहीं मान गए तो डंडे के थ्रू आपको समझाया जा सकता है, और मेरे ख्याल पाकिस्तान उसमें काफ़ी कामयाब जा रहा है। अब अच्छा कल फिर और झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान ने अपील की थी जंग बंदी की। दबाव में आके, अब देखिए दबाव में आके ये नाहंजार लोग किस तरह झूठ बोल रहे हैं। मर्रो तुम्हारी औकात क्या है। उन्होंने कल झूठे प्रोपेगेंडे सोशल मीडिया पे किए हुए थे कि रूसी साख्ता जो टैंक हैं वो पाकिस्तान के हैं, तो ये हो गया। हालांकि पाकिस्तान के पास रूसी साख्ता टैंक ही नहीं। ख्वाजा आसिम ने कहा है ना कि भाई आप हमारे पास वो टैंक ही नहीं है, कहाँ से तस्वीरें ला रहे हैं, कहाँ पे आप हमारे चौकों पर नहीं तोपें सजी होती, वैसे उनके चौकों पर रशियन टैंक सजा होगा, उसके साथ खड़ी तस्वीर खिंचवा दी। जो उनके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद वो भी यहाँ पनाह हासिल कर चुके हैं पाकिस्तान में। जो उनके वज़ीर ख़ारजा मुल्ला मुत्तकी वो भी हमारी रोटी खा के पले बड़े हैं। खुदा का खौफ करें, नमक हरामी मत करें। आप यहाँ का नमक खाकर इस मकाम, इस ओहदे तक पहुँचे हैं। यहाँ से आपने तालीम हासिल की, यहाँ से आपकी तरबियत हुई, इसी सरज़मीन से में आप पले बड़े, इसी सरज़मीन ने आपके माँ बाप को पनाह दी, आपके बुज़ुर्गों को पनाह दी, और आप नमक हरामी इसी सरज़मीन से अगर आप करेंगे तो फिर पाकिस्तानी फ़ौज को नमक हरामों का जवाब देना आता है। और वो दे रही है और देती रहेगी। दूसरी जानिब जो इनखला का सिलसिला है वो तेज़ है। अच्छा, अफसोसनाक बात आपको पता है क्या है? सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो रही है कि जिन अफगानियों को निकाला जा रहा है वो जाते जाते जो पीछे उनकी चीज़ें हैं, घर सामान तो लेके जा रहे हैं, लेकिन जो ढांचे हैं उनको वो कबाड़ा करके जा रहे हैं। यानी हसद, इतना हसद कि वो मुल्क, वो लोग जिन्होंने आपको 30 से 35 साल तक पनाह दी, आपको खाना दिया, आपको रोटी दी, आप जाते जाते उसी का नुकसान करके जा रहे हो। हसद से भरी हुई। कोई नहीं, आप इनको जाने दें, एक दफ़ा दफ़ा तो होना। बात ये है कि जारी बात है, जब ये 35 लाख 40 लाख लोग यहाँ से जाएंगे फराना, मैं तो घर से दूर नहीं रह सकता। आप रह सकते हैं? घर से दूर रहता, हम नहीं रह सकते। ये कैसे कम ज़र्फ लोग हैं, इन्हें कहा जा रहा है अपने घर जाओ, बहुत हो गई मेहमान नवाजी, लेकिन आप लोग हमें चिमटे में हैं। निकलें यहाँ से। आप साबित कर चुके हैं कि आप इस सरजमीन से मुखलिस नहीं हैं। कई वीडियोस वायरल हैं जिसमें इनके बच्चों को हमारे यूट्यूबर्स, वीलॉगर्स कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाइए, नहीं लगाते। आप यहाँ के यहीं से पैसा कमा रहे हैं, आप यहीं से रोटी खा रहे हैं, इसी मिट्टी में पल बढ़ के आप जनाब अपने कद काट निकाल रहे हैं, और इसी मिट्टी को आप बुरा कह रहे हैं। तो बेहतर है भाई हमारी जान छोड़ो और दफ़ा हो अपने घर। आप वहाँ जाके कमाएं, आपको पता लगे कि उस मिट्टी में और इस मिट्टी में क्या फ़र्क है। अगर आपको इतना ही है ना तकब्बुर कि हमने इसको शिकस्त दी, इसको शिकस्त दी, तो देखिए छोटी सी बात बताऊँ, आप कहते हैं हमने अमेरिका को शिकस्त दी, लेकिन जब अमेरिकी त्यारा उड़ने लगा तो आप उस लट्टा के मुल्क से निकलने को तैयार थे। ये कैसी शिकस्त है? आप कहते हैं हमने बरतानिया शिकस्त दी, और आज भी आप यानी कि वो डंकी लगाकर बरतानिया जाना चाहते हैं। आप कहते हैं हमने फलां मुल्क को शिकस्त दी, आज भी अब यूरोप जाना चाहते हैं। अगर आपका मुल्क इतना ही यानी कि जन्नत है तो अपने मुल्क से क्यों जाना चाहते हैं? आप अपने मुल्क में वापस जाएं। और आज भी उनकी ख्वाहिश है कि हम यूरोप जाके बसना चाहते हैं, अमेरिका जाके बसना चाहते हैं। भाई आपने तो मुल्कों को शिकस्त दी है, जिन मुल्कों को शिकस्त दी वहीं जाके बसना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका मुल्क बिल्कुल फारिग है, कुछ नहीं है, सिर्फ आपके बुलंद बाग दावे हैं। और पाकिस्तान आपके जो बुलंद बाग दावों की ये खुशफहमी है ना, ये भी जल्द निकाल देगा। अच्छी बात है, पाकिस्तान ने सही फैसला किया और इस बार बिल्कुल सही किया। दूसरी जानिब बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा है, जेल से पैगाम भिजवाया है बल्कि कि अगर मुझे पैरोल पे रिहा करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में मुज़ाकरात करा सकता हूँ और झड़पें बंद करा सकता हूँ। ये पैगाम इस वक्त का आना क्या समझते हैं? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है या वो जेल से रिहाई मांग रहे हैं? पता नहीं मसूद को क्या खुशफहमी है। यही पिछले दिनों एक इंटरव्यू जो उनका वायरल हुआ था उन्होंने दिया था कि भाई बात ये है, जब तालिबान अफगानिस्तान पे आए थे, उनकी हुकूमत बनी थी, तो इमरान खान ने कहा था कि भाई वहाँ 6-7 हज़ार जो TTP वाले तरीके तालिबान पाकिस्तान वाले, उनको पाकिस्तान में बसा, या तो हम उनको मार दें या बसा लें। और भाई मार देते। किसने कहा था आप उनको यहाँ ला के बसाएं? क्या वो पहले यहाँ से पाकिस्तानी सरजमीन पे हमारे लोगों को शहीद करके नहीं भागे थे? अब तक हमारे जो 70,000 लोग शहीद हो चुके हैं, उनका खून उनकी गर्दनों पे है ना। आप क्यों उनको वापस लेके आए? आप जिस बला को, जिन दहशत गर्दों को, जिन खून आशाम यानी कि भयानक रूहों को वापस लेकर आए, आप आज कह रहे हैं, बड़ा हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं उनसे मुज़ाकरात करके उनको रास्ता पर लेके आऊँगा। यानी आप ये पख्तूनख्वा के हालात ख़राब क्यों हैं? हमारे DGISP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा है कि वो पार्टी जो उनको यहाँ पे लाने में सहूलतकार बनी, उसको भी माफ़ नहीं करेंगे। ये एक वाज़ा पैगाम था। आपने उस पैगाम का मुस्बत जवाब देने की बजाय एक वो बंदा जो आज भी इसी का मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आपने उसको वज़ीर आला बना दिया। यानी कि ये जवाब दे रहे हैं रियासत को, और फिर आप उसी रियासत से अपील भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मसूफ़ हार मान चुके हैं। अब यही है कि भाई वैसे नहीं तो अफगानियों के नाम पर अल्लाह का वास्ता है मुझे बाहर निकाल दो, मेरी बस हो गई है। यानी शायर इस शेर में रिहाई मांग, बस सीधी बात है। हम
टॉप स्टोरीज का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नए टॉपिक्स के साथ और दुनिया जहां में जो भी वाक़यात पेश आ रहे होंगे आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।